Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. In this lecture, we are going to discuss the processes and the principles of biotechnology. Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है और वो किन किन जगहों पर किन किन सेक्टर्स में काम आएगा. बेसिक बात ये थी जो हम लोगों ने डिस्कस की कि biotechnology deals with the technique of using living organism and their products, enzymes, which is for human welfare. किसी भी living organisms का यूज करना for the human welfare या उनके किसी products का यूज करना for the human welfare is biotechnology. इतना हम लोगों ने डिस्कस किया, right? इतना हम लोग बात कर चुके थे. In today's class we are going to discuss कि what are the principles of biotechnology. और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ हम एक और चीज की बात करेंगे, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कमिट किया था कि भाई आज की क्लास में हम लोग एक कहानी सुनेंगे एंड द स्टोरी विच विल डिस्क्राइब द होल चैप्टर. ठीक है, एक ऐसी स्टोरी जिसकी मदद से हमारा पूरा चैप्टर कवर होगा और मैं बार बार ये वाली स्टोरी जो है वो कोट करता रहूंगा, तो आप लोग इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से समझे. ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूं बेसिकली क्या है कि यहाँ पर दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. And the second principle is bioprocess engineering. Bioprocess engineering. Then what is genetic engineering and what is bioprocess engineering? ठीक है, मैं बताता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, देन वी विल गो टू द स्टोरी. फॉरेन डीएनए, किसी भी फॉरेन डीएनए, ठीक है, को किसी वेक्टर डीएनए की सहायता से किसी होस्ट बॉडी में, होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करना, इंसर्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. इतना ही पढ़ते हैं अभी. ठीक है, फॉरेन डीएनए जो कोई जिसको मैं अलग अलग नाम भी दूंगा अभी आप लोगों को, कि बेसिकली अभी इतना याद रखते हैं कि फॉरेन डीएनए. ठीक है, फॉरेन डीएनए को किसी वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करना, जोड़ना और फिर उसको किसी होस्ट बॉडी में इंसर्ट कर देना, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द स्टोरी पार्ट. इस स्टोरी को मैं नाम देता हूं जुगनू स्टोरी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या एक बार कि एक साइंटिस्ट था, एक रिसर्चर था, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सोचने की और इसमें रिसर्च करने की कोई भी लिमिट्स नहीं है ना. आप सोचने की क्या लिमिट्स हो सकती हैं? आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, राइट? किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ, एक रिसर्चर था, आप बोल सकते हैं कि कोई बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट ही रहा होगा. ठीक है, तो उसने क्या सोचा, एक बार मान लो कि वो घर आ रहा होगा अपनी जॉब से या कहीं से भी, रात का टाइम था, अंधेरा बहुत था, और वो रास्ते नहीं होते जब आप देखते हैं कि दोनों तरफ जंगल है और बीच में रास्ता है ना. तो ऐसा कुछ था कि दोनों तरफ जंगल और बीच में रास्ता. दोनों तरफ जंगल. अब आपको पता है जहां पर जंगल होता है वहां अंधेरा बहुत हो रहा है, तो इट वॉज कंप्लीट डार्कनेस. ठीक है, इट वॉज कंप्लीट डार्कनेस. हुआ ये इन दैट डार्कनेस everyone would feel fear, right?
Fear was in the heart of that scientist, and in that fear he got an very amazing idea. ठीक है, what was that idea? The idea was कि भाई एक तरह ये सब जो अंधेरा, ये जो मुझे डर लग रहा है अभी, वो डर लग क्यों रहा है? The reason behind that fear is that कि डार्कनेस, उसने सोचा काश कि ये डार्कनेस नहीं होता, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, रात हो रही है, डार्कनेस तो होगा। फिर उसने सोचा कि यार अगर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाए, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, कि अगर यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाए तो भी डार्कनेस नहीं रहेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड ऑल, तो वो भी उस शहर में पॉसिबल नहीं था। फिर उसने, जब आप ऐसे चलते हो रास्ते में अपने आप से बात करते हुए, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट कैन बी डन, देन तो वो क्या सोच रहा था एक बार कि काश कि ये जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर इस जंगल में, पेड़ पौधे तो बहुत है, मैंने बताया जैसे दोनों तरफ बीच में रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल है। तो उसने ये सोचा कि काश, ठीक है, काश ये जितने भी पत्तियां हैं इस पूरे जंगल की, इस जंगल के पेड़ की जितनी पत्तियां हैं, काश वो जगमगाने लगती, है ना, काश वो लुमिनस हो जाती, जगमगाने लगती। बट यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल ईदर। कैसे ऐसा हो जाएगा कि जंगल की हर पत्ती जो है वो जगमगाने लग जाए? नॉट पॉसिबल, राइट? फिर वो थोड़ा सा आगे चला यही सोचते सोचते, तो उसने देखा आगे जो है वो कुछ जुगनू मिले उन्हें। ठीक है, उसे क्या मिले? कुछ आगे जुगनू मिले। ठीक है, एंड मैंने बोला ना सोचने की कोई लिमिट नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि जितनी भी महान डिस्कवरीज आज तक हिस्ट्री में हुई हैं, जितनी भी महान डिस्कवरीज आज तक हिस्ट्री में हुई हैं, दे आर एक्सीडेंटल। पता नहीं क्यों, बट दे आर एक्सीडेंटल। आप जानबूझ के क्या बोलते हैं, कुछ चीज पर्टिकुलर सोचोगे कभी, वो नहीं होता है, लेकिन कभी अचानक से कोई आइडिया क्लिक कर जाता है। तो उसने जुगनू जगमगाते हुए देखा, देन ये रियलाइज, यार ये जुगनू तो रात में जगमगा रहे हैं, वो तो लुमिनस है, क्यों ना इन जुगनुओं की मदद से हम इन प्लांट्स को भी लुमिनस कर दें, मतलब जगमगा दें। तो उसने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, अगर जुगनू के पास फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है, कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है कि वो जगमगा सकते हैं, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है, तो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई जीन जरूर होता है। ऐसा है या नहीं है? अगर कोई कैरेक्टर आज की डेट में मेरे पास प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हेयर कलर, स्किन कलर, व्हाटएवर इट इज, तो उसके लिए कोई ना कोई जीन तो प्रेजेंट होता है। तो अगर जीन भी अगर जुगनू भी आज की डेट में अगर लुमिनस है, मतलब जगमगा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई ना कोई जीन प्रेजेंट तो होगा ही। ये सोचा उसने जब ये सोचा, तो उसने बोला कि लेट्स फाइंड आउट दैट जीन एंड इंसर्ट दैट जीन इनटू द प्लांट, ताकि प्लांट क्या हो जाए, लुमिनस हो जाए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज की डेट में आपको लुमिनस प्लांट, बायोलुमिनस प्लांट मिलते हैं, ठीक है, जो कि ग्लो कर सकते हैं, राइट? कितनी अमेजिंग बात है कि प्लांट जो है उनके पास ये प्रॉपर्टी है जो हमने बनाया है, दे कैन लुमिनेट, मतलब वो खुद जगमगा सकते हैं लाइट की तरह। उनकी पत्तियां जो है वो रात में जगमगाती हैं, रेडिएट करती हैं लाइट को, ठीक है ना कमाल? तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट साइंटिस्ट। तो उसने क्या किया होगा? लेट्स गो टू द प्रोसेस एंड बीटीएस, बिहाइंड द सीन ऑफ दैट प्रोसेस। जो उसने सोचा कि हम उठाते हैं सबसे पहले फायर फ्लाइज, ठीक है, फायर फ्लाइज। तो उसने बोला कि फायर फ्लाइज के पास पर्टिकुलर कोई एक जीन होगा जिसके पास बायोलुमिनस प्रॉपर्टी होगी, कोई जीन होगा, बायोलुमिनस प्रॉपर्टी होगी। अगर इस जीन को मैं प्लांट्स में इंसर्ट कर दूं, अगर इस जीन को प्लांट में इंसर्ट कर दूं, तो प्लांट भी क्या हो जाएंगे? प्लांट भी जगमगाने लग जाएंगे, प्लांट भी बायोलुमिनस हो जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, प्लांट भी बायोलुमिनस हो जाएंगे। लेकिन ये किया कैसे जाए? लेट्स फर्स्ट, उसने बोला कि सबसे पहले तो मुझे वो जीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो जीन फाइंड आउट करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
बायोलुमिनस प्रॉपर्टी इन द फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज किसको बोलते हैं? तो फायरफ्लाइज बोलते हैं जुगनू को, ठीक है, जुगनुओं को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो फायरफ्लाइज का जीन उठाया और फायरफ्लाइज का जीन उठा के उन्हें प्लांट में इंसर्ट करना था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो फायरफ्लाई का जीन है वो उस प्लांट के लिए फॉरेन जीन है? अब समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये फायरफ्लाइज की बॉडी में तो बहुत सारे जीन होंगे, वो एक यूकैरियोटिक सेल है उसके पास, तो बहुत सारे उसके डीएनए में जीन्स होंगे ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो फॉरेन जीन है इसी को मैं क्या डिजायर्ड जीन बोल सकता हूं, जिस जीन की पर्टिकुलर मुझे जरूरत है, डिजायर्ड जीन भी बोल सकता हूं। अच्छा, यही जो फॉरेन जीन है वो उस प्लांट को मैं होस्ट बोल सकता हूं, क्योंकि उसमें मैं इंसर्ट करने वाला हूं इसका जीन, तो वो होस्ट हो गया। तो उस होस्ट के लिए ये जो जीन है, क्या एलियन भी है, एलियन जीन भी बोल सकता हूं, राइट? एलियन जीन भी बोल सकता हूं उसे मैं। और ये वो जीन है जिसपे मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकता हूं। देख रहे हो, सारे ही इसी के नाम है, ठीक है। अच्छा, जीन जहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं उसकी जगह कई बार डीएनए 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 भी यूज हो जाएगा, है ना। तो आप इसको फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए भी कहीं पर पढ़ेंगे, फॉर डिजायर्ड जीन डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, एलियन जीन एलियन डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर सेम, इज इट और नॉट? ये समझ आ गया? ये सारी जो चीजें हैं ये सेम ही तो है ना, सब चीजें सेम है। तो अब हुआ ये कि उसने सोचा कि ये अब ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि ये जुगनू सीधा उठा के प्लांट में डाल दें, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वो जुगनू का वो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इंसर्ट करना है प्लांट में, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लुमिनस प्रॉपर्टी। तो इसने क्या किया, इस फॉरेन डीएनए को उठाया। अब फॉरेन डीएनए को भी ऐसे डायरेक्टली आप प्लांट में तो इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुझे एक व्हीकल डीएनए की जरूरत पड़ेगी, व्हीकल डीएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसको यहां पर क्या बोला जाता है, वेक्टर डीएनए। इन द प्रोसेस ऑफ वेक्टर डीएनए, इस व्हीकल डीएनए को, व्हीकल डीएनए किसका व्हीकल है? ये व्हीकल है फॉरेन जीन का। तो उस फॉरेन जीन का जो व्हीकल है उसे मैं वेक्टर डीएनए बोल रहा हूं फिलहाल, उसे मैं वेक्टर डीएनए बोल रहा हूं फिलहाल। दैट वेक्टर डीएनए विल टेक अप दिस फॉरेन जीन और फॉरेन डीएनए टू द प्लांट, है ना, टू द प्लांट। और वो प्लांट क्या है? मेरा होस्ट है। वही प्लांट क्या है? मेरा होस्ट है। प्लांट सेल जो है वो होस्ट है, राइट? ओके, अच्छा, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब किसी फॉरेन डीएनए को किसी वेक्टर डीएनए से मिलाया जाता है, इन दोनों को मुझे एक नाम देना हो कि फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, जैसे कि मुझे फॉरेन डीएनए को मैंने जोड़ दिया ना, लाइगेट कर दिया विद द वेक्टर डीएनए, राइट, विद द वेक्टर डीएनए, और इसको मुझे एक नाम देना हो तो मैं क्या नाम दूंगा? दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये शब्द आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे, ध्यान रखना। तो अभी आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी ये समझने के लिए कि क्या होता है फॉरेन डीएनए, क्या होता है वेक्टर डीएनए और क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर एट लास्ट होगा क्या? यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट यानी कि प्लांट सेल जो है हमारा, उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है कि नहीं? इतना कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, ठीक है। अभी देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आगे ध्यान देते हैं। तो उसके बाद जब ये जो, तो एज रिजल्ट ये फॉरेन डीएनए अब होस्ट की बॉडी में है। नाउ दिस होस्ट बॉडी या जो होस्ट सेल है डज
changes its phenotype. वो कोई ना कोई फिनोटाइप अपना चेंज करेगा, कोई ना कोई फिनोटाइप दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ये यहाँ पर फिनोटाइप किस लिए किया है हमने, ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो बायोलुमिनस हो जाएगा। आया ना? तो दिस वाज द होल चैप्टर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया है, बस इतना ही है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, और पूरा चैप्टर इतना ही है। तो पूरे चैप्टर में मैंने बोला ना आपको कि यही जुगनू वाला अगर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आप ये याद रखो कि हमने जुगनू का जीन उठाया। अब जुगनू के जीन को उठाने ले लिया हमने, वो फॉरेन जीन है उस प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट को हम जगमगाना चाहते हैं। तो फॉरेन जीन को वेक्टर डीएनए से लाइगेट किया हमने। अब वेक्टर डीएनए की जरूरत क्यों है? वाई वेक्टर डीएनए, तो बिना व्हीकल के वो ट्रेवल कैसे करेगा? डायरेक्टली तो मैं इंसर्ट कर नहीं सकता हूँ, आगे हम समझेंगे, क्योंकि वेक्टर डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड बहुत सारी और भी चीजें होती है, जिसकी वजह से इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेन जीन टू टेक अप और लाइगेटेड विद द व्हीकल डीएनए और द वेक्टर डीएनए टू इंसर्ट और ट्रांसफॉर्म इनसाइड द होस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए आपको वेक्टर डीएनए की जरूरत है, इतनी सी बात है। जब फॉरेन डीएनए को किसी वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और दिस कंप्लीट होल सिनेरियो, दिस कंप्लीट होल टेक्निक, दिस कंप्लीट होल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ आया? तो पूरा जो चैप्टर है आप लोगों का इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि कैसे मैं किसी भी सेल से, अब यहाँ पे चैलेंजेस है ना, सोच के देखो, किसी भी फायरफ्लाई से मैं वो जीन उठाऊंगा, कैसे निकाल सकता हूं मैं वो फायरफ्लाई से? यही पूरे चैप्टर में यही एग्जांपल जुगनू स्टोरी सोचनी है आपको कि किसी भी फायरफ्लाई से कैसे मैं उठा सकता हूं कोई भी पर्टिकुलर वो सेगमेंट ऑफ जीन, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलुमिनस प्रॉपर्टी, है ना? वही जीन पर्टिकुलर चाहिए, कैसे निकालें यार अब वो इस। अच्छा, वेक्टर डीएनए किसी को भी तो नहीं ले सकते हैं, वेक्टर डीएनए भी तो किसी और का होगा, वो फायरफ्लाई की बॉडी से तो नहीं लिया है, वो जनरली हम किसी ना किसी प्लाज्मिड को उठाते हैं, है ना? प्लाज्मिड में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड में बताऊंगा। प्लाज्मिड आप लोग जनरली को किसी ना किसी प्रोकैरियोटिक सेल का उठाते हो, तो ये बात है। अच्छा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, है ना? अलग अलग एंजाइम्स का यूज करेंगे जिसकी मदद से आप फॉरेन जीन को वेक्टर डीएनए से जोड़ेंगे, डीएनए लाइगेज फॉर एग्जांपल। फिर जब आप इंसर्ट करोगे तो कई सारे प्रोसेस सक्सेसफुल होंगे, कई अनसक्सेसफुल होंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अनसक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, ट्रांसफॉर्मेंट में, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में? कैसे आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करोगे? दिस इज द चैलेंजिंग प्रोसेस ना, कि दिस इज द चैलेंज कि आप किस तरह से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दोगे किसके अंदर, उस होस्ट के अंदर, है ना? और होस्ट के अंदर इंसर्ट करोगे तो ये कैसे इंश्योर करोगे आप कि जब आप होस्ट पे इंसर्ट कर रहे हो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो वो होस्ट उसको एक्सेप्ट ही करेगा? हो सकता है आपका होस्ट जो है यहाँ पर प्लांट सेल फॉर एग्जांपल, वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो होल प्रोसेस बिकम्स वर्थलेस, है ना? अच्छा, इतनी बात आ गई। एक और कमाल की बात मैं बताता हूँ। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दिस होल बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट की तो बात कर ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैं जुगनू वाला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर फिर मैं जुगनू वाला एग्जांपल लेके चलूं, ये वाला प्लांट जिसमें मैंने मान लो कि होस्ट है ये, और इसमें मैंने फायरफ्लाइज का वो पर्टिकुलर जीन इंसर्ट कर दिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलुमिनस प्रॉपर्टी, राइट? आज की डेट में चलो वो प्लांट मैं बोला वो उसने ले भी लिया, उसने रिसीव कर भी लिया, उसने एक्सेप्ट कर भी लिया उस जीन को, तो कभी ना कभी वो प्लांट तो मर ही जाएगा ना, कभी ना कभी तो वो प्लांट मरेगा। और जब वो प्लांट मर जाएगा तब तो वो फायरफ्लाइज वाले जीन का कोई रोल ही नहीं है। जब प्लांट ही नहीं है तो खत्म प्रोसेस। फिर आपको हर प्लांट में ये करना पड़ेगा क्या? तो जैसा मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने बोला, बायोटेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस इज नॉट अबाउट द प्रेजेंट, इट इज अबाउट द फ्यूचर। तो जब मैं किसी होस्ट के जीनोम में ये इंसर्ट करता हूं तो ये इंश्योर करता हूं कि इस प्लांट की आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी वो सब
बायोलुमिनस प्रॉपर्टी लेकर पैदा होंगी। उनमें मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। उन सब प्लांट में, बाकी सब प्लांट्स में मुझे क्या बोलते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है कि सब में फॉरेन डीएनए उठा के डालता हूं। बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा ये तो कितनी कमाल की बात है कि इसके आने वाली जनरेशन, ये भी इंश्योर किया हम लोगों ने कि इसके आने वाली जितनी जनरेशन होगी सब में आप ये देखेंगे कि दे विल कम इन दिस वर्ल्ड विद द प्रॉपर्टी built in them of bioluminescence itself। यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके इर्द गिर्द जितने प्रोसेस होंगे वही ये चैप्टर है, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो हम थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस ही कर चुके हैं, वो सेकंड चैप्टर है। हाँ, फिर हम बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है। इट इज वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोलता हूं स्टेरलाइज्ड कंडीशन मेंटेन करना। तो इट इज नथिंग बट मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में क्या करना, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना। अब स्टेराइल कंडीशन का क्या मतलब है? स्टेराइल कंडीशन का मतलब है यहां पर कि एक ऐसा एरिया जो है बिल्ड करना जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी तो हम लास्ट क्लास, अगर किसी ने नहीं देखी है वो वाली वीडियो तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन और हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। उसमें मैंने बताया था कि अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल बताया था आपको कि वैक्सीन बनाते हैं, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, रिसर्च इज द बायो प्रोसेस, इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो अब मान लो कि हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर वैक्सीन बना रहे हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर डिजीज हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बना रहे हैं लेट्स से, तो अगर हेपेटाइटिस बी के लिए मैं वैक्सीन बना रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि उसमें कोई कंटामिनेटेड मोल्ड आ जाए, ईस्ट आ जाए वहां पर, उस एनवायरनमेंट में। मैं उस एनवायरनमेंट में जहां पर टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं तो वो चाहता हूं कि उस समय पे वहां पर कोई जो हेपेटाइटिस बी कॉज करने वाला जो वायरस है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, एचपीवी वायरस जो होता है, एचपीवी वायरस जो होता है, उसके अगेंस्ट जो मैं वैक्सीन बना रहा हूं, तो वो ही वायरस प्रेजेंट हो, और कोई अगर आएगा तो दैट इज कंटामिनेशन, चाहे कोई भी मोल्ड हो। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर कोई और माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। तो किसी और माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री रखना, किसको फ्री रखना? अपने एनवायरनमेंट को, अपने सेटअप को, जहां पर कोई भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो रही है, जहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, उस एरिया को अगेन मेंटेन करना स्टेराइल कंडीशन, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एरिया मेंटेन रखना। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, दैट्स इट, ठीक है। यही है बायोटेक्नोलॉजी। समझ आया? ओके, तो आज हम लोगों ने दो बातें की। सबसे इंपॉर्टेंट थी वो जुगनू स्टोरी, ठीक है, एंड देन जुगनू स्टोरी की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं द process of genetic engineering, which is the first principle of biotechnology, and the second principle of biotechnology is bioprocess engineering, है ना? Bioprocess engineering, that is maintenance of sterile condition, that's it, ठीक है। बाकी हम लोग आगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या टूल्स। अब देखो, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग में तो टूल्स का यूज होगा ही ना, तो कौन कौन से टूल्स का यूज होगा बायोटेक्नोलॉजी में, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।